भीम आर्मी के मुखिया और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को मेरठ में ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। चंद्रशेखर यूपी के मुख्यमंत्री को उनके ही गढ़ गोरखपुर में चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले 18 जनवरी को नोएडा में हुई प्रेस वार्ता में आजाद ने कहा था कि यदि उनकी पार्टी कहेगी तो वो सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि मंगलवार को चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हमारी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने 33 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी किया था। बता दें कि इसी सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में होंगे। गुरुवार को आजाद समाज पार्टी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी के कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस घोषणा के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट में लिखा, बहुत बहुत आभार, साधुवाद, पिछले 5 साल भी लड़ा हूं, अब भी लड़ूंगा। जय भीम, जय मंडल, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। गौरतलब है कि आजाद समाज पार्टी दलित वोट बैंक के जरिए भीम आर्मी अपनी चुनावी किस्मत आजमाना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में वो अकेले दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि सपा के साथ उनके गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं बन पाई। चुनावी संग्राम में चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। चंद्रशेखर आजाद रावण काफी समय से सपा मुखिया अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन बीते हफ्ते यह बातचीत पटरी से उतर गई थी। यूपी चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसके बाद चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता दिया। वहीं अखिलेश यादव का कहना था कि उन्होंने चंद्रशेखर को 2 सीटें दी थी, लेकिन वो खुद ही पीछे हट गए। जबकि चंद्रशेखर ने कहा कि बात सीटों की नहीं थी, हमने गठबंधन में भागीदारी मांगी थी। जो यूपी के मतदाताओं ने हमारे प्रतिनिधित्व के प्रतिशत के हिसाब से करीब 25% होनी चाहिए, लेकिन हमें उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। मैंने विपक्ष को एकजुट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन ट्विटर नेताओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए हमने चुनावी मैदान में अकेले जाने का फैसला किया। आजाद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही उनसे दूरी बना ली है। अखिलेश यादव की ओर से खुद को छोटा भाई कहे जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं वकील हूं और पढ़ा लिखा हूं, हम सहयोग और तंज की भाषा को समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वेस्ट यूपी का एक नया नेता आखिर पूर्वांचल जाकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहा है। आइए समझते हैं आंकड़ों के खेल को। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जसीमुल हक और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इसके पीछे पहली वजह गोरखपुर सदर सीट के जातिगढ़ आंकड़े हैं। 4 लाख से अधिक मतदाताओं वाली इस सीट पर कायस्थ और निषाद वोटर करीब 40 हजार हैं। दलित वोटर तकरीबन 50 हजार हैं, जिनमें पासवान समाज की संख्या सर्वाधिक है। इस सीट पर करीब 30 हजार वैश्य, 50 हजार ब्राह्मण और लगभग 50 हजार ही राजपूत वोटर हैं। यहां मुस्लिम वोटर तकरीबन 45 हजार है। इसके अलावा गोरखपुर सदर सीट पर 25 हजार से अधिक कुर्मी वोटर भी हैं। माना जा रहा है कि पिछड़े दलित और मुसलमानों वोटर की संख्या देखकर ही चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के खिलाफ ताल ठोकने का मन बनाया है। अब बात करते हैं उन खबरों की जो पिछले दिनों खूब चर्चे में रहा। दरअसल पिछले दिनों जब योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था, तब आपको याद होगा कि गोदी मीडिया ने किस तरह की स्टोरी की थी। तरह तरह की हेडिंग के साथ योगी आदित्यनाथ को जीत दिला रहे थे। इस ऐलान से पहले यही गोदी मीडिया योगी जी को अयोध्या, मथुरा और देवबंद से चुनाव लड़वा रहे थे। जबकि बीजेपी के एक सांसद है हरनाथ सिंह यादव, इन्होंने तो 3 जनवरी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा। उसमें लिखा कि यह पत्र भगवान श्री कृष्ण ने लिखने के लिए प्रेरित किया है कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़े।
क्या अब हरनाथ सिंह यादव राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे? क्या उन्हें उस पार्टी को छोड़ नहीं देना चाहिए जहां इतनी मुश्किल से टाइम निकालकर भगवान एक सांसद को प्रेरित करते हैं कि आप मुख्यमंत्री की पैरवी करें और पार्टी भगवान की प्रेरणा को ठुकरा देते हैं? क्या अब हरनाथ सिंह यादव राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे? क्या उन्हें उस पार्टी को छोड़ नहीं देना चाहिए जहां इतनी मुश्किल से टाइम निकालकर भगवान एक सांसद को प्रेरित करते हैं कि आप मुख्यमंत्री की पैरवी करें और पार्टी भगवान की प्रेरणा को ठुकरा देती है? योगी आदित्यनाथ उसी गोरखपुर से चुनाव लड़े जहां उनका गढ़ है। इसे जानने का कोई मतलब नहीं कि यह उनका फैसला था या पार्टी का, लेकिन गोदी मीडिया के पास कोई टॉपिक नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी, तो वह बीजेपी के लिए क्या प्रोपेगेंडा करता। उसे कंटेंट की आपूर्ति कराई गई कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं पर यह खबर सूत्र के रूप में तो कहीं पर यह अंतिम फैसले के रूप में चलाई गई और छपवाई गई। इस तरह से अयोध्या के नाम पर गोदी चैनलों ने जनता को बेवकूफ बनाया। क्या सबके पास यही पुख्ता खबर थी कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ रहे थे? कुछ चैनलों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर चालाकी से यह खेल खेला। कई महीने से इस बात को लेकर बहस की गई है और जिसे अलग अलग तरीके से हवा दी गई। यह ठीक है कि बीजेपी चुनावी रेस में आगे है, लेकिन उसके पास माहौल बनाने के लिए भगवान के नाम पर झूठ बोलने के अलावा कुछ और क्यों नहीं है? 5 साल में जो भव्य विकास हुआ है उसकी तस्वीर पर बहस हो सकती थी। जिन चैनलों और खबरों को करोड़ों के विज्ञापन मिले हैं वहीं घूम घूम कर विकास की तस्वीर दिखा देते। वो क्यों नहीं दिखा पाए? अगर इतना ही विकास हुआ है तो उन दावों का क्या हुआ कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेगी? क्या बीजेपी अब एक सीट बचाने की लड़ाई में आ गई है? उत्तर प्रदेश का इतना विकास हुआ है कि 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। 7 करोड़ से अधिक श्रम कार्ड बनवाए गए, लेकिन 1.5 करोड़ कार्ड धारकों के खाते में 1000 रुपए डाले गए, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर श्रम कार्ड बनाने वाले के खाते में कोई पैसा नहीं दिया गया। क्या यह कार्ड इसलिए बनाया गया ताकि एक नए सेगमेंट को जोड़ा जाए और उसके खाते में 500,000 रुपए देकर वोट खरीदा जाए? यूपी में पिछले 5 महीने में कई वर्गों के मानदेय और भत्ते बढ़ाए गए, लाखों नौकरियां देने का वादा किया गया, जनता के पैसे फूंक फूंक कर अखबारों में एक्सप्रेसवे और हाईवे के विज्ञापन छापे गए। इसके बाद भी अयोध्या और मथुरा के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश हुई। दरअसल अयोध्या से चुनाव लड़ने के नाम पर राम मंदिर से जुड़े नए पुराने मुद्दों और दावों को सामने लाया गया, उन्हें जनता के बीच खपाया गया ताकि जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा सके। पता नहीं ये लोग भगवान के नाम पर झूठ बोलते हैं या विकास के नाम पर। किसी भी समाज में जहां तर्क बचा है वहां इस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि अगर कोरोना की 2 लहरों में 32 लाख लोग मरे हैं तो वो कौन लोग हैं? एक स्वतंत्र और 2 सरकारी डेटा स्रोतों पर आधारित एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि भारत में कोविड-19 से पिछले साल सितंबर तक तकरीबन 32 लाख लोगों की मौत हुई है, जो आधिकारिक रूप से दर्ज आंकड़ों से 6-7 गुना ज्यादा है। 32 लाख लोगों की मौत हुई है, उसका आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? क्या इसलिए धर्म का डोज दिया जा रहा है कि आप लोग सोचना समझना सब छोड़ दें? जिन झूठी खबरों को गोदी मीडिया ने दिन रात चलाया और आज भी चला रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक बयानबाजी करते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों पर बात करें। सच तो यह है कि जब इनकी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं तो बीते लगभग 7 और 5 वर्षों में रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते युवा, शोषित किसान, बंद उद्योग, ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर दम तोड़ते लोग, महंगाई से जूझती जनता, गैस छोड़ चूल्हा फूंकती महिलाएं, बड़े सरकारी उपकरणों की बिक्री, महिलाओं पर होने वाले अपराध, भाजपा के सहयोगी संगठन बनी ईडी, सीबीआई एवं आयकर विभाग और कुछ खास चीर परिचित बड़े पूंजीपतियों के चेहरे ही आंखों के सामने आते हैं, लेकिन इन सारी बुनियादी खबरों पर यह बात नहीं कर सकते। गोदी मीडिया के एंकरों की वो क्लिप निकालकर जरा देखिए कि किस तरह के माहौल बना रहे थे। इतनी मेहनत जनता के असली मुद्दों को लेकर करते तो हजारों लोगों की समस्या का समाधान हो गया होता।
इस खेल को समझना जरूरी है। इन चैनलों ने यूपी और बिहार के राजनीतिक माहौल का सत्यानाश कर दिया है। योगी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं गोरखपुर से। इतिहास पढ़िए, मजबूत सरकार के नाम पर जनता ही कमजोर हुई है। मैं हमेशा मानता हूं कि आज नहीं तो कल भारत की जनता को गुलाम मीडिया के खिलाफ उठना ही होगा। राजनीतिक दल संघर्ष करने का जितना भी अभ्यास कर लें, सारे अभ्यास आभासी साबित होंगे। लोकतंत्र के पुनर्जीवन की सच्ची लड़ाई गोदी मीडिया के खिलाफ होने वाले लड़ाई से ही शुरू होगी। अपने भीतर जम गई मूर्खता से असहयोग कीजिए और जनता बनिए। आज के लिए इतना ही। आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं द जसीम पर। और कैसा लगा आज का ये शो आप हमें जरूर बताएं। आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया फॉर नाउ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।